सो आज हम पढ़ने वाले हैं जो अमाइंस इन डाइजोनियम सोल्ट का अपना पोर्शन रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज एक तो हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने एक कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड अपने बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन के बीच में डिफरेंशिएट करने का रास्ता। कैसे? देखो, जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, पहली बात तो ये होता क्या है, तो जब बेंजीन के ऊपर ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, जब बेंजीन के ऊपर SO2 और Cl जुड़ जाता है, सो दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यानी बेंजीन के ऊपर SO2 Cl2 जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? अपना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहलाएगा। अब होगा क्या? देखो, मैंने क्या लिया? प्राइमरी अमीन लिया। प्राइमरी अमीन क्या है? RNH2। बताया था ना मैंने, जब नाइट्रोजन के साथ में दो हाइड्रोजन हो तो दैट इज प्राइमरी अमीन। तो जब प्राइमरी अमीन को मैं इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराऊंगी तो एक कंपाउंड बनेगा, दैट इज, देखो कंपाउंड का नाम ना याद रहे ना रहने दो। देखो, SO2 था, यहाँ पर Cl हटकर, Cl किसके साथ जाएगा? RNH2 का एक H तो चला जाएगा Cl के साथ में और HCl बना देगा। बचा क्या? R और एक NH, एक H की कमी हो गई, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है, तो Cl हटेगा और इसकी जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? NH और R। क्योंकि Cl के जाने से SO2 के पास भी एक जगह खाली हुई थी और NH के जाने से RNH2 के पास में भी एक प्लेस खाली हुआ था। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। अब देखो, ये सल्फोनामाइड मैंने क्यों लिखा, याद ही रखना पड़े नाम तो देखो यहाँ पर NH, जब N और H आपको दिखे तो अमाइड नाम तो आएगा ही आएगा, और SO2 की वजह से क्या आया? यहाँ पे सल्फा वर्ड आया हुआ है। और एन एल्काइल क्यों आया? क्योंकि मैंने एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच किया है, तो ये क्या कहलाएगा? अपना एन एल्काइल बेंजीन रिंग थी ही थी, SO2 की वजह से सल्फा नाम आया और NH की वजह से अमाइड नाम आ गया। ओके, तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फा अमाइड। अब ट्विस्ट क्या है? जब मैं इसके अंदर KOH का सॉल्यूशन डालूंगी, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, अगर ये कंपाउंड उसके अंदर घुल गया यानी सॉल्युबल हो गया, सो दैट इज प्राइमरी अमीन। यानी कि जब बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ में हम क्या करेंगे? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराएंगे, तो जब कंपाउंड बनेगा, जो बीच वाला मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के रिएक्ट करने से, यानी कि किस किसके? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और प्राइमरी अमीन के, अगर वो KOH के अंदर डिसॉल्व हो गया सो दैट इज प्राइमरी अमीन। अगर यहाँ पर सेकेंडरी अमीन, देखो जब N के साथ में एक H हो या फिर दो R ग्रुप लगे हुए हो, सो दैट इज सेकेंडरी अमाइन। जब सेकेंडरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया जाएगा तो फिर से रिएक्शन होगी, और अब यहाँ पर क्या होगा? अगेन देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव कराया था, यहाँ पर भी हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे। रिमूव कराने के बाद में NR2 बचेगा, ये H इस Cl के साथ में यहाँ पर चला जाएगा, यानी गलती से यहाँ पे दो बार HCl लिख दिया, एक ही बार आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर आकर NR2 ऐड हो गया और HCl यहाँ से बाहर निकल गया। अब क्या किया जाए? इसके अंदर अगर मैं KOH डालूंगी तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। यानी सेकेंडरी अमीन जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, मींस इनसॉल्युबल होगा। तो वो हमें क्या कंफर्म करके देगा? दैट इज सेकेंडरी अमीन। अब टर्शियरी अमीन भी तो आएंगी, वो भाई साहब कहाँ रहेंगे? सो जो टर्शियरी अमीन होता है यानी R3N, टर्शियरी अमीन इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। सो यानी कि टर्शियरी अमीन तो इसके साथ में रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हमें पता चल गया प्राइमरी अमीन का प्रोडक्ट KOH के अंदर सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी अमीन का इनसॉल्युबल, और टर्शियरी वाला तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से वाला अमीन है। आगे चले बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। अब देखो, बेसिक स्ट्रेंथ समझाने से पहले मैं दो फैक्टर्स की बात करूंगी, दैट इज फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो, उस टॉपिक पे तो नहीं जाएंगे, बट इतना समझो कि दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। जैसे हम इंडक्शन कुकर यूज करते हैं या इंडक्शन की कोई भी चीज यूज करें, लाइक इंडक्शन कुकर की बात कर लेते हैं, ठीक है।
अब क्या होगा, वहां पे हीट का ट्रांसफर होता है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ पर इंडक्शन का क्या मतलब है, यानी इंडक्टिव। आई इफेक्ट का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट लगभग आपका 3 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है, और जैसे 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 डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। यानी पहले वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा, उससे अगले पे उससे कम, नेक्स्ट पे उससे कम, और 3 कार्बन तक ही काम चलता है इसका। तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब आता है, जब हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं, यानी ऐसा ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखे, यानी दानवी टाइप्स हो। अगर यहाँ पर नेगेटिव आई इफेक्ट होगा तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब काम में आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचे। लाइक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बट जो आपका आर ग्रुप होता है, यानी एल्काइल ग्रुप होता है, या ऐसा कोई ग्रुप जिसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे आर ग्रुप की बात करनी है, तो थोड़ी सी रामकथा समझ में आई इंडक्टिव इफेक्ट की। अब देखो यहां पर ये कहता है कि जितने ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए होंगे उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ये इनका मूल मंत्र है कि जितने ज्यादा आर ग्रुप उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखो यहां पर मैं अगर बात करूं, मोर आर ग्रुप मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही यही होता है कि जो कंपाउंड जितने जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को दे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, बेसिकली अपना बेसिक होगा। तो देखो अगर मैं टर्शियरी अमीन की बात करूं तो यहाँ पर 3 आर ग्रुप लगे हुए होते हैं, सेकेंडरी अमीन में 2 आर ग्रुप हैं, और टर्शियरी अमीन के अंदर 1 आर ग्रुप होता है। तो यानी अगर इसमें देखा जाए तो टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि 3 आर ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन उससे कम बेसिक होगा बिकॉज 2 आर ग्रुप होंगे, एंड टर्शियरी अमीन प्राइमरी अमीन उससे भी कम बेसिक होगा क्योंकि 1 ही आर ग्रुप है। ये तो होगी अपनी इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी, यानी इंडक्टिव इफेक्ट कहता है भाई टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी सबसे कम बेसिक हो जाएगा। बट सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी मैटर करती है कि कोई कंपाउंड जितना ज्यादा वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा तभी उसी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, और जितना ज्यादा पानी के अंदर डिसॉल्व करेगा तभी तो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ दिखा पाएगा, यानी जब उसे मैदान मिलेगा लड़ने के लिए तभी तो वो लड़ पाएगा। अब देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जिस अमाइन के अंदर जितने ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से बात करूं तो प्राइमरी अमीन के अंदर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, सेकेंडरी अमीन के अंदर 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, और टर्शियरी अमीन के अंदर कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग सबसे ताकतवर है प्राइमरी अमीन, क्योंकि लड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है। उसके से कम कौन होगा, सेकेंडरी, क्योंकि उसके अंदर 1 हाइड्रोजन, तो 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग देखूं तो प्राइमरी सबसे ज्यादा ताकतवर, और इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा टर्शियरी सबसे ज्यादा पावरफुल। अब ओवरऑल काम कौन करता है, ठीक है, दोनों इफेक्ट का मिला जुला सा इफेक्ट हम मतलब मिला जुला सा परिणाम निकालेंगे और उससे हम काम करेंगे। तो अब आ जाती हूं मैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन, अब देखो मिथाइल क्या होता है, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, तो मिथाइल क्या है, छोटा है। तो छोटा जब कोई स्ट्रक्चर होता है, छोटा कोई ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उस केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है प्लस आई इफेक्ट से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा काम करेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग तो प्राइमरी सबसे ज्यादा पावरफुल था, पर फिर भी दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हम एक नेट चीज निकालेंगे, और वो नेट चीज ये कहती है कि भैया आपका जो सेकेंडरी है वो ओवरऑल दोनों में से फायदा उठा गया, और सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी होगा, और फिर टर्शियरी होगा। यानी सेकेंडरी मिथाइल अमीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी एंड देन टर्शियरी। बट ये सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अमाइन के अंदर ही लगता है। जब मैं आऊंगी इथाइल अमाइन के ऊपर, तो देखो मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो CH3 के ऊपर प्राइमरी अमीन पे आती हूँ, CH3NH2 ये क्या है, प्राइमरी मिथाइल अमीन है, क्योंकि CH3 ग्रुप 1 जुड़ा हुआ है।
2 CH3 ग्रुप लगे हुए हो तो वो सेकेंडरी मिथाइल अमाइन होता है, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हो तो वो टर्शरी मिथाइल अमाइन होता है। और इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में हमारा प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक और फिर टर्शरी। यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इथाइल अमाइन की, इथाइल का मतलब क्या है, प्राइमरी से समझो C2H5 और NH2। इथाइल अमाइन में यानी C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम इथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो इथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पर हम ये देखेंगे इस केस के अंदर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा काम नहीं करती। कौन ज्यादा काम करेगा यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम इफेक्टिव हो जाती है देन द प्लस आई इफेक्ट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसके अंदर थी, प्राइमरी के अंदर, बट यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर टर्शरी एंड देन प्राइमरी हो जाएगा। तो मिथाइल अमाइन के केस के अंदर सबसे ज्यादा सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी हो जाएगा एंड देन प्राइमरी हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो मिथाइल अमाइन तक सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी का ऑर्डर चलता है और इथाइल अमाइन या उससे हायर के अंदर सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी का चलता है। ठीक है, हाँ भी बोलो।